भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए सिविल अपील को खारिज कर दिया और प्रतिवादी के पक्ष में हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। 2 जजों की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार शामिल थे, फैसला सुनाया कि अनुमतिपूर्ण कब्जा स्पष्ट शत्रुता के सबूत के बिना प्रतिकूल कब्जे में परिवर्तित नहीं हो सकता। अदालत ने ये भी कहा कि प्रतिकूल कब्जा साबित करने के लिए कम से कम 12 वर्षों तक निरंतर और खुला कब्जा होना आवश्यक है, जो वैध मालिक के अधिकारों के विपरीत हो। ये कानूनी विवाद रायपुर के मावा गांव की 7.60 एकड़ भूमि से जुड़ा हुआ था। मामला 1986 में शुरू हुआ, जब प्रतिवादी राजेंद्र कुमार गुप्ता ने भूमि पर कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया, ये दावा करते हुए कि उन्होंने 4 जून 1968 को सीताराम गुप्ता द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से स्वामित्व प्राप्त किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता अशोक कुमार गुप्ता और राकेश कुमार गुप्ता ने जुलाई 1983 में उन्हें अवैध रूप से बेदखल कर दिया। वहीं अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि विवादित भूमि उनके पिता रमेश चंद्र गुप्ता द्वारा सीताराम गुप्ता के नाम पर खरीदी गई थी, जो एक पारिवारिक रिश्तेदार थे, और ये भूमि संयुक्त परिवार की संपत्ति का हिस्सा थी। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि वे 1968 से लगातार भूमि पर कब्जा कर रहे थे और प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व का दावा किया। दोस्तों, इस केस में एक प्रतिकूल कब्जा, इस मामले का मुख्य कानूनी मुद्दा ये था कि क्या अपीलकर्ता प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के लिए कब्जा निरंतर, शत्रुतापूर्ण और वैध मालिक की अनुमति के बिना कम से कम 12 वर्षों तक होना चाहिए। 2. संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति। एक अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न ये था कि क्या विवादित भूमि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का हिस्सा थी, जैसा कि अपीलकर्ताओं ने दावा किया, या राजेंद्र कुमार गुप्ता को उस भूमि का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त था। 3. बेनामी लेन देन अधिनियम 1988। अपीलकर्ताओं ने ये भी तर्क दिया कि प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख एक बेनामी लेन देन था। अदालत को इस बिक्री की वैधता का निर्धारण करना था और ये देखना था कि सीताराम गुप्ता, जिन्होंने बिक्री विलेख निष्पादित किया था, को ऐसा करने का अधिकार था या नहीं। अदालत के निष्कर्ष और अवलोकन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों और कानूनी तर्कों की गहन जांच के बाद अपीलकर्ताओं के दावों में कई खामियां पाई। अदालत ने जोर देकर कहा कि अपीलकर्ता ये साबित करने में असफल रहे कि उनका कब्जा राजेंद्र कुमार गुप्ता के शीर्षक के प्रति शत्रुतापूर्ण या प्रतिकूल था। न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार ने बेंच की ओर से लिखते हुए कहा, अनुमतिपूर्ण कब्जा स्पष्ट शत्रुतापूर्ण इरादे के बिना प्रतिकूल कब्जे में नहीं बदल सकता। भूमि पर बने रहने का मात्र कार्य प्रतिकूल कब्जे के कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। अदालत ने ये भी उल्लेख किया कि अपीलकर्ताओं ने स्वयं 1981 में तहसीलदार रायपुर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने 1973, 1974 में प्रतिवादी से भूमि लीज पर ली थी और अनुमतिपूर्ण कब्जे में थे। ये स्वीकारोक्ति थी। अदालत ने कहा, उनके प्रतिकूल कब्जे के दावे को खारिज करती है। अदालत ने सरोज सिंह बनाम बंटो और एम. दुरई बनाम मुथु जैसे कई न्यायिक मिसालों का भी हवाला दिया, जिन्होंने पुष्टि की कि प्रतिकूल कब्जे के लिए दावा करने वाले को शत्रुतापूर्ण इरादा, निरंतर कब्जा और वास्तविक मालिक के अधिकारों का इनकार साबित करना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रतिकूल कब्जे का सबूत देने का बोझ पूरी तरह से उस पार्टी पर होता है जो इसका दावा कर रही है, और ऐसा कब्जा खुला, निरंतर और वास्तविक मालिक की सहमति के बिना होना चाहिए। दोस्तों, संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति से जुड़े मुद्दे पर अदालत ने प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने प्रारंभ में पाया था कि भूमि संयुक्त परिवार के धन से खरीदी गई थी। हालांकि इस निष्कर्ष को प्रथम अपीलीय अदालत ने पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा।
ये नोट करते हुए कि इस भूमि को संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। अपीलकर्ताओं का बेनामी लेन देन प्रतिबंध अधिनियम 1988 के तहत तर्क भी खारिज कर दिया गया। अदालत ने पाया कि सीताराम गुप्ता द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख वैध था और यह कोई बेनामी लेन देन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम निर्णय में अपीलों को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें अपीलकर्ताओं को भूमि का कब्जा प्रतिवादी को सौंपने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं का प्रतिकूल कब्जे का दावा उनके पूर्व में अनुमतिपूर्ण कब्जे की स्वीकारोक्ति के कारण कानूनी रूप से अस्थिर था। अदालत ने उन अवमानना याचिकाओं को भी बंद कर दिया जिन्हें प्रतिवादी ने अपील की लंबित स्थिति के दौरान यथास्थिति आदेशों से उत्पन्न किया था। अपीलों के खारिज होने के साथ अदालत ने ये भी कहा कि प्रतिवादी अब कब्जे के लिए डिक्री निष्पादित करने का हकदार है। दोस्तों, इस केस का जजमेंट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने केस में इस जजमेंट को लगा सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट जानकारियाँ लेकर आते हैं। दोस्तों, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ें और जागरूक बने, यही हमारा प्रयास है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।